अस्सलामुअलैकुम। पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं जी। और इसमें हम IES 16 के MCQs कर लेते हैं, ठीक है। पहले उससे मैं पैराज को हाईलाइट करवाता हूँ IES 16 के, ठीक है। IES 16 के पैराज ज़रा कम होंगे हाईलाइट करने वाले, लेकिन हैं बड़े काम के वो भी। देखते हैं। ये तो था ना IES 36। मैंने जैसे अर्ज़ किया, ये मैंने रात को बैठ के नहीं हाईलाइट किए, ये मैंने पिछली बार वाले हाईलाइटेड आपको शो किए हैं। वहाँ थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टार्ट में आते हैं जी। स्टार्ट से इसलिए दिखाता हूँ कि देखो यहाँ से चलना है और कुछ नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं हाईलाइट करने वाली, साथ साथ हाईलाइट भी करते जा रहे हैं। ये सब एक्स्ट्रा क्लासेस वाले काम थे बच्चों, इसलिए आजकल मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी फिर नॉर्मल क्लासेस के अंदर नॉर्मल पढ़ाई करेंगे, उसमें फिर कोई एक्स्ट्रा क्लास भी रख लिया करेंगे, ठीक है। ये 2-3 दिन का नुकसान 2 दिन का हुआ है, ये वाला देखते हैं इसका क्या करना है। अच्छा जी, स्टैंडर्ड शुरू हो गया। स्टैंडर्ड चल रहा है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स होते हैं, इनको जाने दिया करो। IN 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 यहाँ से कहानी शुरू होती है, ठीक है। और यहाँ पे उसने क्या कहा है, ये स्टैंडर्ड नहीं अप्लाई होता किस पे, यहाँ से ज़रा फ़ायदा हो जाएगा, याद रह जाएगा और कुछ नहीं। ये स्टैंडर्ड नहीं अप्लाई होता किस पे, PPE क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, क्योंकि ये IFRS 5 के अंडर आती है। फिर बायोलॉजिकल एसिड रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ये IS 41 के अंडर आती है। आप FR 2 में पढ़ेंगे। IFRS 5 तो आपने फाइनल में जाके पढ़ना है। IS 41 ये गायों भैंसों कटों वच्छों वाला स्टैंडर्ड जो है, ये आपका FR 2 के अंदर मौजूद है, ठीक है। फिर द रिकग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ इवेल्युएशन एसिड्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ एंड इवेल्युएशन एसिड्स IFRS 6, ये फाइनल में पढ़ेंगे। मिनरल राइट्स एंड मिनरल रिजर्व्स सच एज ऑयल, नेचुरल गैस, सिमिलर नॉन रीजनरेटिव, इनके ऊपर वो कहता है IS 16 अप्लाई नहीं होता। ऐसे PPE के ऊपर जो हेल्ड फॉर सेल हो, ऐसे जिंदा सलामत बायोलॉजिकल एसिड पे जो IS 41 के अंडर आए, एक्सप्लोरेशन एवेल्यूएशन एसिड IFRS 6 वाला, मिनरल राइट्स वगैरह, ठीक है। इनमें से भी ज़्यादा याद रखने वाली बात जो है वो शायद ये 2 ही हैं। अगले तो मुझे भी नहीं याद कि हमारे टाइम में वो IFRS शायद था नहीं या आया नहीं, तो अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, फाइनल में पढ़ा बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है कि में हमने वैसे ही बस वो सेमिनार देख लिया को, लेकिन एक चीज़ होती है पढ़ा हुआ, एक चीज़ है उसको अप्लाई किया हुआ, तो शायद वो तो फाइनल में जाके ही आपको करना पड़ेगा। ओके, और सही है। अच्छा, हाउएवर दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यूज्ड टू डेवलप और मेंटेन द एसेट्स डिस्क्राइब इन B and D। वो कहता है आपने कोई बायोलॉजिकल एसिड, आपने भैंसें रखी हुई हैं, उनके ऊपर शेड लगा दिया, ये बिल्डिंग है, IS 16 उस पर लगेगा। आपने उसमें मशीनरी लगा दी, दूध निकालने की मशीनें लगी हुई हैं, वो मशीनें इक्विपमेंट है, IS 16 अप्लाई होगा, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। आपने कोई एक जो है वो गधा रेडी की बजाय आपने रख लिया एक वो मोटरसाइकिल वाली रेडी जो पट्टे पुट्ठे लाने के लिए, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो भी आपका व्हीकल है, उस पर IS 16 अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि इन एसिड्स को मेंटेन करने के लिए अगर स्टैंडर्ड अप्लाई टू PPE, वो PPE जो इनको डेवलप या मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो, किनको, इनको, तो उस पर IS 16 अप्लाई होता है, ठीक है। बहरहाल इसको आप हाईलाइट ना भी करें तो ठीक है, ये सिर्फ पढ़ाना होता है आपको स्कोप पैरा, ठीक है ना, ये सिर्फ पढ़ाना होता है आपको, ये ना हो कि आप बायोलॉजिकल एसिड पे PPE लगा रहे हैं। वैसे IS 41 में जाके देखेंगे कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ निकल के इधर ही आ जाया करता है, वो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल डेफिनेशंस पे आते हैं। अब देखो बियरर प्लांट, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ये IS 41 के अंदर जाके पढ़ेंगे तब, तो फिर यहाँ पे आके देख लेंगे उसको, इसलिए छोड़े आपके लिए। ये पहली कॉस्ट क्या होती है जी, कॉस्ट इज अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड और फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन और वेयर एप्लीकेबल द अमाउंट ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। उसके बाद फेयर वैल्यू क्या होती है, इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर लाइबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट मेजरमेंट डेट। अंडरलाइन कर लो कहीं काम आ जाए, वरना कोई जरूरत नहीं।
अब यहां से कहानी शुरू होती है। पीपीई क्या है? पीपीई आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल बोला किसी ने? वो इंटेंजिबल का तो अपना स्टैंडर्ड है, यहां पर तो आते ही कौन से नजर आने वाले, ठीक है, टेंजिबल्स। तो पीपीई आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नंबर 2, फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज। आपको याद होगा किताब में ये निशान लगवाए हुए हैं, मतलब वो किताब में से एक्सट्रैक्ट्स निकाल के आपको दिए थे ना हैंड आउट में, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, आपको नहीं एतबार आ रहा तो अभी बताता हूँ, अभी देख लेते हैं। अच्छा ये 16 ही खुला हुआ, एक और फाइल ना खोल लें फिर, ऐसे करके और ऐसे करके। वो नाराज़ हो गया, मैंने कहा बस के हद होती है। भाई नहीं नहीं जी, कहता कोई भाई नहीं। इधर देखो, पीपीई क्या है? ये जब मैंने कॉस्ट डिटर्मिनेशन पढ़ाई थी आपको याद होगा, ये वहां पे बात आई थी। पीपीई क्या है? थैंक गॉड जी। इधर देखें, वैसे तो मैंने यहां भी पैराज लिख लिए हैं, खैर चलें। ये देखें, गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है। चले ठीक, पेज ही चला गया। जी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन सप्लाई एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन। तो यहाँ पे जब मैंने आपको दिया था ना ये हैंड आउट में, वहाँ किताब जो क्लासेस के अंदर शुरू में जब बुक नहीं आई थी, तो यहाँ पे मैंने इस तरह करके उसको अंडरलाइन भी किया था, शायद पढ़ो मैं अभी ओपन करूँ तो। ये किस किस लिए यूज़ होते हैं जी? प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिन पर्पज। ये मैंने कहा था 3 यूजेस भी हैं, कभी पूछ ले तो, ठीक है। और एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड। तो ये भी आपको पैरा के अंदर डेफिनेशंस के अंदर मिल गया, ठीक है। पीपीई क्या होता है, डन हो गया। एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड, ओके। फिर रेजिडुअल वैल्यू क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, हाईलाइट करें। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट दैट एन एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन from disposal of asset after deducting estimated cost if the asset were already of the age and in the condition expected at the end of its useful life। कहता है रेजिडुअल वैल्यू क्या है? रेजिडुअल वैल्यू क्या है? वो कहता है रेजिडुअल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है कि हम यूं कहें कि ये एसेट जो है, जो आज हमने खरीदा है, ये एसेट, ये वाला एसेट 5 साल पुराना अगर आज हो तो हमें कितने पैसे मिलेंगे? तो रेजिडुअल वैल्यू क्या है? इज द ऑफ एन एसेट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट दैट एन एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट। इसको एक मिनट, ये ऐसे कंफ्यूज कर रहा है ना, है तो सही बात लेकिन वैसे जरा कंफ्यूज कर, इसको हटा के पढ़ लें, ठीक है जी। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट दैट एंटिटी वुड करंटली ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट इफ द एसेट वर ऑलरेडी ऑफ द एज एंड इन द कंडीशन एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। क्या मतलब? मैं कह रहा हूं ये जी 5 साल मैंने इस्तेमाल करना है, आज मैंने लिया ये 15,000 का, 5 साल बाद इसने कितने का बिकना है? ये रेजिडुअल वैल्यू कहते थे ना, एक्सपेक्टेशन आज कर रहे हैं। अब स्टैंडर्ड ने इसकी डेफिनेशन ये दी है, सही डेफिनेशन क्या है? वो कहता है रेजिडुअल वैल्यू क्या है, मैं यूं कहूंगा, अच्छा अगर ये वाला एसेट बिल्कुल नया है, अगर ये 5 साल पुराना हो और मेरे ख्याल में जैसा होना चाहिए वैसा हो जाए कंडीशन के हिसाब से, तो ये कितने का बिक जाएगा आज? तो बताया गया जी ये आज 500 का बिक जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये इसकी रेजिडुअल वैल्यू आ गई। बात समझ आई है? तो करंटली ऑब्टेन, रेजिडुअल वैल्यू क्या है? रेजिडुअल वैल्यू क्या है? करंटली ऑब्टेन करें फ्रॉम डिस्पोजल इफ एसेट वर ऑलरेडी ऑफ
एज एंड इन कंडीशन एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है ना, ये रेजल वैल्यू कहलाती है। बीच वाला सिर्फ ये था, वो कॉस्ट टू सेल जो है ना वो डिडक्ट कर लेनी होती है, वो हमें वैसे ही पता है। ठीक है, चले नेक्स्ट है जी, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्या है, यूजफुल लाइफ की डेफिनेशन। पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज और नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड। सही है। यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं जी, एमसीक्यू आ सकता है ना। यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं जी, कहते हैं जी पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज या नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स, यूनिट्स हैं, ऑर्स हैं, माइल्स हैं, एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसेट। ये क्या है उसकी यूजफुल लाइफ। यानी यूजफुल लाइफ ऑर्स भी हो सकते हैं, यूजफुल लाइफ यूनिट्स वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट कर लिया तो बोलो आगे बढ़ो। अब चल पड़ो, कॉस्ट ऑफ एन आइटम पीपी शैल बी रिकॉर्डेड जब प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट हो गए और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। मैंने नहीं हाईलाइट किया, याद है आपको, करना चाहें तो कर लें, इसको पैरा 7 में ये कर लें। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शैल बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट इफ एंड ओनली इफ इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स it is probable that future economic benefits will flow to entity. cost can be measured reliably. कर लें इसको भी हाईलाइट। वैसे ये याद है आपको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एमसीक्यूज़ में ये यूज़ हो जाए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यू के अंदर जो यूज़ हो सकता है इनमें से एमसीक्यू में डेफिनेशन तो यूज़ हो ही सकती है, लेकिन इनमें भी जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये जैसे यूजेज हैं यहाँ से उठा ले, या ये यूज़फुल लाइफ रेजिडुअल वैल्यू, इसकी डेफिनेशन पूछ ले, ये यूज़फुल लाइफ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 तो डेफिनेशन है, याद वैसे नहीं करनी, समझ आई वो ये हाईलाइट ही करना है ना। ओके, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़े, सब्सिक्वेंट कॉस्ट्स, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर याद है, डे टू डे सर्विसिंग ऑफ आइटम्स अभी ना करें, रादर देन कॉस्ट दादर दिस कॉस्ट आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। पार्ट ऑफ सम मे बी रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट एंड रिकॉग्नाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी। इसको भी छोड़ दें, इसको भी हाईलाइट भी ना करें। इसके लिए तो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा मैं कोई एग्जांपल्स बनाऊंगा, मैंने लिखवाया भी था कि कहीं बच्चों में भूल जाऊं तो आप लोग ना भूलें, याद है ना। वो मुझे रोज़ याद आता है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। कोई नहीं, घर जाने से पहले पर्चे में जाने से पहले करवा के ही भेजूंगा। हालांकि आई कैप की एग्जांपल्स भी हमने कर ली, पास पेपर्स भी कर ली, अपनी भी एग्जांपल्स कर ली, लेकिन मेरी कुछ तसल्ली नहीं हुई इसके ऊपर। वो आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंस भी होता है, कैपिटल एक्सपेंस भी होता है और रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट भी होता है, जिसमें ओवरऑलिंग भी था। तो मैंने कहा था इन सब की कोई एग्जांपल बनाऊंगा मैं, ग्रिपिंग वगैरह से देख के कहीं से 2-4 चीज़ें और को आई के कोई दूसरी बॉडीज़ के कहीं ना कहीं से और चीज़ें उठा के देखूंगा, कोई मुझे मुनासिब सवाल मिल जाए मैं आपसे शेयर करूं। तो वो मेरे एंड पे उधार है, पता नहीं कब पूरा होगा। लिखवा दिया था आपको, मैंने आपको कहा हुआ है ना रजिस्टर्स का आखिरी सफ़ा आपने पेंडेंसीज़ के नाम से लिखना है, उसमें जो चीज़ पेंडिंग हो लिख लिया करो, लेकिन बस जब हो जाए फिर उसको टिक भी कर लिया करो। जैसे आपने लिखा होगा MCQs IS 16 के 36 के 23 के पेंडिंग, तो जब 36 के हो गए तो टिक कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसको फिलहाल छोड़ दें, हाईलाइट करवाऊंगा लेकिन अभी नहीं करवा रहा, ठीक है, अभी नहीं। यहाँ पे आ जाओ। An item of PP that qualifies for recognition as an asset shall be measured at its cost. Measurement ऐसे करेंगे हम, measurement initial measurement, ठीक है, इनिशियल मेजरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ना कर यार, इतना खूबसूरत। अच्छा इधर देखें जी, इनिशियल मेजरमेंट होती है एट इट्स कॉस्ट, ठीक है, इनिशियल मेजरमेंट एट इट्स कॉस्ट। डन हो गया। अब कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या हैं, देखो किताब के अंदर ये मौजूद थी बातें सारी, ये आपको मैंने हैंडआउट में दिया था, याद होगा आपको, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको ज़रा पढ़िएगा। मैं पढ़ा ही दूं, बल्कि आज चल ही रहा है काम। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश पीपीई फ्रॉम इंटेंजिबल्स इन्वेंट्री। कहता है पीपीई इंटेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल होते हैं जो पेटेंट सॉफ्टवेयर वगैरह हैं। Intangibles do not have physical substance, therefore classified and presented separately, although they are also held for long term
and are often vital for business. Intangible are accounted for under IAS 38. सही है, सादा सी बात है, पढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं है, ये लाइन पढ़ लें, ठीक है ना। अच्छा, इन्वेंट्री से भी अलग है पीपीई। इन्वेंट्री क्या होती है? हेल्ड फॉर सेल। ये एसी है, मैं एसी बेचने की दुकान मेरी, तो मेरा ये एसी मेरी इन्वेंट्री है जब तक मैंने उसको डिस्प्ले में लगा कर रखा हुआ है फॉर सेल। मैं इसको डिस्प्ले से निकालूं और अपनी ही दुकान में, अपने ही दफ्तर में लगा के रख लूं, तो ये क्या है? इसका यूज बदल गया है, तो अब ये पीपीई बन गया है। तो यहां पर भी यही बात है। इन्वेंट्री, ऑल द इन्वेंट्री आइटम्स यूजुअली हैव फिजिकल सब्सटेंस, दे डिफर फ्रॉम पीपीई बिकॉज दे आर हेल्ड फॉर रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन्वेंट्रीज आर अकाउंटेड फॉर अंडर IAS 2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वही वाली बात, इसको पढ़िएगा लाजमी। ठीक है, देख लो बल्कि, इफ एन एंटिटी मेन बिजनेस इज सेलिंग मशीन्स, दोज मशीन्स आर inventory items and are not classified as PPE. However, the plant machinery used to produce machines for sale is PPE. The same goes for real estate business. The corporate office are PPE, but the houses for sale is inventory. यानी कोई अगर बंदा है जिसका दफ्तर है प्रॉपर्टी डीलर का, तो उसका जो अपना दफ्तर है वो उसका PPE है, लेकिन उसने जो प्लॉट्स खरीद के रखे हुए हैं फॉर सेलिंग पर्पज, वो उसकी इन्वेंट्री है। मशीनें बनाने वाले जो हैं उनके लिए मशीनें इन्वेंट्री हैं, लेकिन वो मशीनें जिस मशीन पे बना रहे हैं वो मशीन उनका पीपीई है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये आपको पढ़ाया हुआ है सारा, ये सारा पढ़ाया हुआ है, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, ये कुछ हो, फिर ये सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। ओके, सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, सिर्फ आपने यहाँ से देख के एक बार चेक करना है कि जो हैंडआउट में था वही सारा कुछ यहाँ पे भी है। मैंने तो कॉपी पेस्ट ही यहीं से किया था, आपको बताया भी था। ठीक है, अब ये सारा कुछ के कॉस्ट में क्या होगा, कॉस्ट में क्या होगा? परचेज प्राइस है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैं जिसके अंदर ये एग्जांपल्स होंगी, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग है। क्या नहीं होगा? ये सारी चीजें हैं, क्या नहीं होगा। अच्छा नहीं, ये कब रोक देंगे, ठीक है, और फिर क्या नहीं होगा, ये फिर एग्जांपल्स। ये सारी चीजें जो हैं ये आपके पास पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है। परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, लेस ट्रेड डिस्काउंट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। याद आया? फिर क्या कुछ होता है जी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में? एम्प्लॉय कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग कॉस्ट, प्रोफेशनल फीस। ठीक है, ये सब कुछ एसडी कॉस्ट में डालना है। ओके, अगली बात, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब आपने खुद पढ़नी है और मुझे बताना है कि समझ आई है या नहीं। ओके, अच्छा ओके, फिर क्या चीज़ें कॉस्ट में नहीं जानी चाहिए? ओपनिंग सेरेमनी, फिर एडवर्टीजमेंट, फिर स्टाफ ट्रेनिंग, फिर एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स। याद है? फिर कब रोक देंगे रिकॉर्ड करना एसिड कॉस्ट में चीज़ों को? जब एसिड रेडी टू यूज हो जाए, व्हेन आइटम इज इन लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट ब्ला 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 ब्ला, देयरफॉर कॉस्ट इनकर्ड यूजिंग रीडिप्लॉइंग। पढ़ लेना इसको, कोई मसला हो तो। ये लेकिन ये असल में ये पढ़ाया था, ये कॉस्ट इंक्लूड नहीं करनी। क्या चीज़? कॉस्ट इनकर्ड वाइल एन आइटम कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट हैज नॉट येट ब्रॉट इनटू यूज। अभी वो इस्तेमाल के लिए तैयार है, लेकिन आपने अभी उसको येट टू बी ब्रॉट इन यूज है, आपने अभी उसको इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, और ऑपरेट कर रहा है एट लेस देन फुल कैपेसिटी। मैंने कहा था एसेट का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई कॉस्ट पड़ रही है, कोई लॉस आ रहा है, तो वो नहीं। फिर इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज कभी भी ऐड नहीं करते। ऑपरेटिंग लॉसेज याद है? इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज नहीं तो याद, मैं याद कराता हूँ। मैंने आपको कहा था कि आपने एक प्लांट लगाया आज, अभी वो प्लांट की जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इतनी नहीं बढ़ी, तो सेल्स अभी नहीं बढ़ी, लेकिन अभी सेल नहीं बढ़ी तो प्रोडक्शन भी कम है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अभी नहीं मिल रही। प्लांट तो चलता पूरा, बिजली तो पूरी खा रहा है, मजदूर तो सारे आ गए हुए हैं, ठीक है ना, ओवरहेड्स तो सारे लग रहे हैं, लेकिन अभी यूनिट्स कम बना रहे हैं हम, क्योंकि अभी तक डिमांड ही कोई नहीं है प्रोडक्ट की। अब डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर शायद हमें प्रॉफिट्स आएंगे, क्योंकि देखो ना, मशीन ने चलनी जितनी बिजली लेकर है वो तो चल रही है। अभी 4 यूनिट्स बन रहे हैं, 400 बनेंगे तो वही बिजली का खर्चा 400 पे बटेगा नहीं बटेगा। तो हो सकता है इनिशियली ऑपरेटिंग लॉसेज आ रहे हों, कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा हो सेल की अमाउंट से भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी ऑपरेशंस इनिशियल स्टेज में,
तो ये इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस कहलाते हैं। ये एसेट का कोई कसूर नहीं होता, ये भी वही वाली बात है, लेस देन फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। ठीक है, तो क्या करो, इनको कॉस्ट में ऐड ना करो। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग, ये भी मैंने एग्जांपल बताई थी कि सिंध से आप फैक्ट्री को ट्रांसफ़र कर दो इधर, ठीक है, तो प्लांट की कॉस्ट में वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं डालनी, वो रीलोकेशन की कॉस्ट है। वो पड़ा चल रहा था, अच्छा भला आप उठा के लाए। अब ये सारी बातें कौन याद रखता है जी? हैं जी, ये सारी बातें तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड याद रखता है भाई, कह रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ कॉस्ट, ऐसे करके लिखोगे ना आप, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, बल्कि यूं कर लो, कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई कंप्राइजेज, इसमें शामिल है परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स। फिर एनी कॉस्ट्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू लोकेशन एंड कंडीशन necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management। ठीक है, तो cost directly attributable to bring the asset to location and condition management वाली। ठीक है, और तीसरा initial estimate of cost of dismantling and removing the item and restoring the site। बात तो एक ही है, मतलब वो डिफरेंट चीज़ है ना, रिमूविंग द आइटम या रिस्टोरिंग द साइट, तो वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट ही होगी। तो ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी। ये पैरा 16 को हाईलाइट कर लो, बस इतना ही जितना मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। हो रहा है फायदा? अभी कहाँ, अभी तो फायदे नजर आने शुरू हुए हैं। एग्जाम्पल्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की एग्जाम्पल्स, ये वो चीज़ें हैं जो पर्चे में आनी है ये वो एग्जाम्पल्स हैं। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। फिर कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली आफ्टर डिडक्टिंग नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग एनी आइटम प्रोड्यूस्ड व्हाइल ब्रिंगिंग द एसेट टू दैट लोकेशन एंड कंडीशन सच एज सैंपल्स प्रोड्यूस। ये वाली बात मैंने कही हुई है कि स्टैंडर्ड ने ये लिखी हुई है, आईकेएफ ने थोड़ी गलती शायद लिखी हुई है, मेरी उससे लड़ाई चल रही है, बट मैंने आपको ये कह दिया है कि कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग आप में ऐड करनी होती है, लेकिन उस टेस्ट रन के अंदर अगर कोई आउटपुट बन गई है तो उसको डिडक्ट भी कर देते हैं। ठीक है भाई, जब 45 मिनट्स हो तो बताना, फिर इसको पॉज करके नया पार्ट शुरू कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल फीस, ये सब क्या है जी? चलो स्टैंडर्ड हाईलाइट करते हैं, एमसीक्यूज फिर कभी कर लेंगे। ठीक है ना, स्टैंडर्ड हाईलाइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको मौका दूंगा कि अब आप एमसीक्यूज करके आओ, बता दूंगा ये वाले करके आओ, उसमें कहाँ कहाँ आपका स्टैंडर्ड अप्लाई होगा वो देख लेना, आप फायदा होगा आपको, इससे अच्छा फायदा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलें, इतना तो कर लेंगे ना जी। ये एग्जांपल्स हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या क्या हो। पैरा 17 हाईलाइट कर लिया, पैरा 18 छोड़ दो वैसे ही मैं कह रहा हूं छोड़ दो, मैं क्यों कहता हूं, चीजें ऐसी लिखी होती हैं। एंटिटी अप्लाइज IS2 इन्वेंटरी टू कॉस्ट ऑफ ऑब्लिगेशंस फॉर डिसमेंटलिंग, रिमूविंग, रिस्टोरिंग साइट व्हिच एन आइटम इज लोकेटेड दैट इज इनकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग यूज्ड द आइटम प्रोड्यूस्ड इन्वेंटरी ड्यूरिंग द पीरियड। द ऑब्लिगेशन फॉर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डिंग टू IS2 एंड IS16 आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इन अकॉर्डेंस विद IS37 प्रोविजन। पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। वैसे भी ये बात हो रही है IS37 की, वो जाके पढ़ेंगे FR2 में तो फिर देख लेंगे यहाँ से जो चीज़ निकल के जा रही। तो आपके काम की चीज़ें आपको हाईलाइट करवा दी है, मोर देन इनफ है। तो जो छोड़े हुए हैं उनको पढ़ के चेक नहीं करना, वरना ऐसे ही होगा, समझ कुछ नहीं आएगा। तो 19 पे आए। ओ नो, साकिब ने आज चार्जिंग भी नहीं लगाया हूँ। ओके जी, अगला पैरा कौन सा है? आप लोग पढ़ें, अपना काम करें, आपको क्या है। अब बोलो बोलो, बोल दे क्यों नहीं। बहरहाल आज इस दफ़ा हमने बहुत 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 पढ़ना है इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो हम रोज़ाना जो है ना, रोज़ाना नहीं, हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा तो लाजमी और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा लाजमी हम जोहर के बाद मिला करेंगे, जैसे आपको कहा था, ठीक है ना। 2-1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी, टेस्ट डिस्कस हुआ करेगा, उसमें ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ें एक्स्ट्रा, वो क्लास कंबाइन रखा करूँगा मैं। और जो इजीली आ सकते हैं ठीक है, जो नहीं आएंगे उनको यूट्यूब पे मिलेगा, लेकिन होगा बिल्कुल डिफरेंट, मतलब एक्स्ट्रा काम, टेस्ट वगैरह की डिस्कशन जैसे होती है, ठीक है ना। तो वो हम रूटीन में रखेंगे और इस तरह के वैल्यू एडिशन काम भी उसमें करते रहेंगे। बहुत बहुत पढ़ना है इंशाल्लाह हमने जी। हाँ, नीचे वाली क्लास होगी, फुल फ्लैज क्लास होगी, उसमें
तकरीबन 150 बच्चे की जगह फिजिकल में है और तकरीबन 250 बच्चे की जगह हाइब्रिड में है। फीमेल्स की तकरीबन 60-70 की है, इस तरह से 100-150 की मेल स्टूडेंट्स की भी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो इतने बच्चे ने आना ही नहीं है ना, एक्स्ट्रा क्लास होती है टेस्ट डिस्कशन में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो एक्स्ट्रा काम होगा, बस टेस्ट डिस्कस कर लिया, कभी कोई इस तरह से कोई हाईलाइट करा दिए स्टैंडर्ड्स, कुछ इस तरह के काम जो आप अपनी ईज़ पे, कन्वीनियंस पे घर बैठ के भी ले सकते हैं और रनिंग टॉपिक से उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। ये काम वैल्यू एड करते हैं इसलिए करते रहेंगे, करेंगे ज़रूर। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट्स दैट आर नॉट कॉस्ट्स, जी बात होगी। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट्स दैट आर नॉट कॉस्ट्स, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, मैं इसको यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशनल, ऐसे कर लें, मेरा चेंज कर लें थोड़ा सा, अच्छा है। कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, ठीक है जी। यूं कर लेते हैं, स्टाफ ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इस तरह से बेहतर हो रहा है ज़रा, है। कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल ओवरहेड्स, ये एसडी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, ठीक है। उसके बाद वो कहता है रोक दो, वही वाली बात, वो वाली बात जो भी मैं पढ़ा के आया हूं, रोक दो रिकग्निशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट सीजेज व्हेन आइटम इज इन लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ, इतना लंबा हो जाता है, इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, ठीक है जी। रोक दो कॉस्ट को, कब? जब वो उस जगह पे पहुंच जाए जिस जगह पे और जिस हालत में मैनेजमेंट चाह रही थी, ठीक है। फिर आगे कहता है फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये कॉस्ट इंक्लूड नहीं करनी जब एक बार एसेट तैयार हो जाए, सीज होने के बाद। कौन सी? अगर एसेट कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट है लेकिन हैज येट टू बी ब्रॉट इनटू यूज और इज ऑपरेटेड एट लेस देन फुल कैपेसिटी, या इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज आ रहे हैं, या कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग या रीऑर्गेनाइजिंग है, तो इनको क्या करो, कॉस्ट में इंक्लूड मत करो, ठीक है। अब कौन ये बातें याद करता? हमने तो ये पैरा 16, 15 को छोड़ो, बस वो पता है आपको वैसे ही, ठीक है। पैरा 16, पैरा 17, पैरा 19, बस ये हाईलाइट कर लिया, 20 भी कर लिया साथ ही, अलग है वो, ठीक है जी। कहानी खत्म, चलें आगे। अच्छा, अभी इसको भी फिलहाल छोड़ दो, वैसे पता तो है आपको सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, बहरहाल छोड़ो वो, यहां पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट इज डिटरमिन्ड यूजिंग द सेम प्रिंसिपल्स एज फार एज एक्वायर्ड एसेट्स। जब बिल्डिंग आजकल हम बना रहे हैं उसमें भी रूल्स वही नहीं लगा रहे, IS 23 में बना रहे हैं ना, आजकल रूल्स तो वही लगाते हैं ना, रेडी टू यूज हो गया है, स्टॉप कर दो, सब कुछ स्टॉप कर दो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जिस दिन कंप्लीट हो गया है कैपिटलाइज करो, डेप्रिशिएट करना है, रूल्स वही लग रहे थे ना कंस्ट्रक्टेड में। बहरहाल इसको इतना हाईलाइट करके छोड़ दो, इसकी डिस्कशन नहीं, आगे बढ़ते जाओ, छलांग लगाओ। 29 का आपको पता है लेकिन मैंने लिख भी दिया, एंटिटी शैल चूज आइदर कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है, एज एट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड शैल अप्लाई दैट पॉलिसी टू, एंड शैल अप्लाई, इस तरह नहीं मजा आ रहा, इधर देखो, एंटिटी शैल चूज आइदर कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। एंटिटी चूज करो आइदर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। और अगली बात, एंड शैल अप्लाई दैट पॉलिसी टू एन एंटायर क्लास ऑफ पीपीई, क्लास बिजनेस क्लास वाली क्लास नहीं। इसका मतलब मैंने आपको कहा था, बताया था कि जी आप चाहो तो बिल्डिंग को कॉस्ट मॉडल पे रखो और लैंड को रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले जाओ, इजाज़त है, याद है। आप प्लांट को, हाँ लैंड अलग है बिल्डिंग अलग है ना, हो सकता है आप ऐसे कर सकते हो। या चलो आप लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले गए हो, प्लांट को कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है, व्हीकल को कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है, इजाज़त है, इसकी बिल्कुल इजाज़त है। लेकिन इस चीज़ की इजाज़त नहीं है
कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग अपनी मर्जी वाली रीवैल्यू कर ली, दूसरी को नहीं किया। अगर लैंड एंड बिल्डिंग पे रीवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया है तो फिर सारी लैंड एंड बिल्डिंग्स रीवैल्यूएशन मॉडल पे होंगी, क्लास पूरी के ऊपर रीवैल्यूएशन मॉडल लगेगा, ये तो पता है ना। सारी क्लास पे ये नहीं हो सकता कि आपकी मर्जी की प्रॉपर्टीज रीवैल्यू कर लें आप और बाकी ना करें। तो अगर आपने एक बिल्डिंग को रीवैल्यू किया है तो सारी बिल्डिंग्स रीवैल्यूएशन मॉडल पे आएंगी। हाँ, प्लांट को रीवैल्यूएशन मॉडल पे लाने की जरूरत नहीं है। प्लांट को एक को रीवैल्यू किया तो सारे प्लांट्स को करना पड़ेगा, बाकी एसेट्स को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे इसको एंटायर क्लास पे। ठीक है, ओके। एंटायर क्लास, क्लासेस भी यहां पे गिवन है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको ही पता है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, व्हीकल है, ये सब क्या है, क्लासेस यहां पे आगे दी होंगी। अच्छा, कॉस्ट मॉडल क्या है जी? आफ्टर रिकॉर्डिंग एन एसेट an item of PPE shall be carried at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment loss। तो कॉस्ट मॉडल क्या है जी? पता ही है आपको, सब कुछ पता है, बस इतना इतना हाईलाइट करते हो। ठीक है, और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो आप रखेंगे एसेट को shall be carried at किस पे जी, किस पे, बोलो बोलो बोलो, revalued amount being its fair value blah blah less any subsequent accumulated depreciation and subsequent impairment loss। ठीक है, ये revalued amount less subsequent depreciation और impairment loss डन हो गया। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरा है, इससे एमसीक्यू बन सकता है। मैंने आपको कहा था रीवैल्यूएशन मॉडल पे अगर आप हैं, ये सब कुछ किताब में लिखा हुआ है, लेकिन अब यहां पे करता जा रहा हूं तो पढ़ाता जा रहा हूं, लेकिन आज आपने इंश्योर करके आना है, किताब में ये लिखा हुआ है। कोई बच्चा बता दे, कोई बात नहीं, मैं तो ढूंढता ढूंढता पहुंच गई। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, रीवैल्यूएशन मॉडल, और नीचे रीवैल्यूएशन मॉडल सफिशिएंट रेगुलरिटी हो, इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी वक्त फिर देखेंगे इसको, मैं एक बार गो थ्रू करवा दूंगा चैप्टर को, ये दोनों चैप्टर्स एक बार पूरे गो थ्रू करवाने हैं मैंने, कि यार ये भी हो गया, 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 ऐसे करना है हमने। ठीक है ना, ओके। तो ये भी हो गया हुआ है, पढ़ा दिया हुआ है वैसे ज़बानी, या शायद ये कहा था कि पढ़ा दूंगा। बहरहाल फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, रीवैल्यूएशन कितने कितने अरसे बाद करें। तो स्टैंडर्ड कहता है रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर साल रीवैल्यू करो, या हर 2 साल बाद करो, या हर 5 साल बाद करो। बस इस चीज़ को इंश्योर करो, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो ना, तो लेटेस्ट फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू, इनमें मटीरियल डिफरेंस ना आने पाए। यानी आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो, आपने लास्ट जो रीवैल्यूएशन की थी उसके बाद एसेट डेप्रिशिएट होकर बुक वैल्यू शो कर रहा है 100 रुपये, और मार्केट में इस एसेट की वैल्यू है 110 रुपये, 15 रुपये, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने लास्ट रिवैल्यूएशन की थी और एसेट अब डेप्रिशिएट होकर 100 पे आया हुआ है, जबकि आज इसकी बुक वैल्यू जो है, इसकी फेयर वैल्यू जो है वो 200-250 पे पहुंच गई है, तो अब बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू मटीरियल डिफरेंस है, तो इसको इंश्योर करो कि ये मटीरियल ना होने पाए। ये सफिशिएंट रेगुलरिटी है, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है पेज नंबर 133 पे, वो भी यहाँ पे बता देता हूँ। ये क्लास वाइज एप्लीकेशन है, इस पे पैराज लिखते जाएंगे, मैं घर से लिख लाऊंगा पैराज, ठीक है ना। क्लास वाइज का पैरा कहाँ लिखा होता, इफ एन आइटम ऑफ पीपीई इज रीवैल्यूड, एंटायर क्लास ऑफ पीपीई टू विच दैट एसेट बिलोंग्स शैल बी रीवैल्यूड। फॉर एग्जांपल इफ अ प्लांट, यहाँ पे जरा बात एक्सप्लेन करके लिख दी गई, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल कितने गया, फॉर एग्जांपल, हाँ, फॉर एग्जांपल इफ अ प्लांट इज रीवैल्यूड, ऑल द प्लांट एंड मशीनरीज हेल्ड बाय एंटिटी मस्ट बी रीवैल्यूड, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ लिया। अब ये भी देखो, सफिशिएंट रेगुलरिटी, मैंने ज़बानी बताया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन डिपेंड अपॉन द चेंजेस इन फेयर वैल्यूज ऑफ द आइटम्स ऑफ पीपीई बीइंग रीवैल्यूड, ठीक है। व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ अ रीवैल्यूड एसेट डिफर्स मटीरियली फ्रॉम इट्स कैरिंग अमाउंट, अ फर्दर रीवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। ये बात समझ आई? क्या बोला जी? फ्रीक्वेंसी ऑफ रीवैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन चेंजेस इन फेयर वैल्यूज, ठीक है। आगे, व्हेन fair value of a revalued asset differs materially from its book value,
अ फर्दर रीवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। तो ये कोई नहीं है फ्रीक्वेंसी कि जी आप रीवैल्यूएशन मॉडल में तो हर साल करें या हर 2 साल बाद करें या हर 5 साल बाद करें, ऐसा कुछ मुकर्रर वक्त करें। मुकर्रर नहीं करना वक्त, स्टैंडर्ड कहता है इंश्योर ये करो कि बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू जो है इन दोनों में मटेरियल डिफरेंस ना आने पाए। इंश्योर करो कि फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू मटेरियल डिफरेंस ना हो, और अगर मटेरियल डिफरेंस आ रहा हो तो जरूरत है आपको मजीद रीवैल्यूएशन करने की, क्योंकि आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे पड़े हुए हो। मटेरियल ज्यादा कोई क्वांटिफाई नहीं किया है स्टैंडर्ड्स ने, मटीरियलिटी को कोई क्वांटिफाई नहीं किया हो, क्योंकि मेरे हिसाब से मटीरियलिटी कुछ और हो सकती है, आपके हिसाब से कोई और हो सकती है, ठीक है ना। हर बंदे का मटीरियलिटी लेवल डिफरेंट होता है। ओके, तो बस अच्छा खासा समझ लें आप, ठीक है। तो मैंने ऐसे अंदाजे से कह दिया कि 100 बुक वैल्यू और 200 पे चला गया तो यार ये तो डबल ही हो गया, कर लो यार रीवैल्यू, क्योंकि आपने मॉडल रीवैल्यूएशन सिलेक्ट किया हुआ है ना। या तो कॉस्ट मॉडल पे होता तो कोई बात नहीं थी, 50 साल पुरानी कॉस्ट पे पड़ा है तो पड़ा है, कोई नहीं रोक सकता आपको। ओके, सम आइटम्स ऑफ पीपीई एक्सपीरियंस, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। ये इस तरह की कोई बात होगी, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, बाकी ये आपकी एग्जांपल होमवर्क में है, ठीक है ना, इसको पढ़ना है आपने। मिसाल के तौर पे आपकी एक प्रॉपर्टी है भाई गार्डन टाउन में और एक प्रॉपर्टी है आपकी बैरिया में। दोनों प्रॉपर्टीज में कोई फर्क है? क्या फर्क है? फर्क ये है कि इस प्रॉपर्टी की साल बाद भी वैल्यू मोर और लेस यही होगी, लेकिन जो इनकी प्रॉपर्टी बैरिया में है साल बाद उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। बात समझे हो? फर्क है ना दोनों में, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगर इनकी सारी प्रॉपर्टीज गार्डन टाउन में है तो हो सकता है ये 5 साल बाद रीवैल्यू करवाएं, और अगर इनकी सारी प्रॉपर्टीज बैरिया में है तो हो सकता है इनको हर साल रीवैल्यू कराना पड़े। तो सफिशिएंट रेगुलरिटी सफिशिएंट होनी चाहिए, वो आपके सर्कमस्टांसिस के हिसाब से। तो इसको पढ़ना लाइन को, ठीक है। बाकी आपको पता है डेप्रिशिएट करेंगे रीवैल्यूड एसेट को किस तरह से, और रिलायबल मेजरमेंट देख लें, पढ़ लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा था सफिशिएंट रेगुलरिटी पैरा 31 में लिखा हुआ है। अब जो सामने है तो ये देखो पैरा 31, ठीक है, डन। और बोलो ये क्लास वाइज एप्लीकेशन भी तो पैरा 30 में लिखी हुई है, पैरा 30। ओके चलो, अच्छा छोड़ो यार पैरा ऐसे कैसे लिखने, बस मैं आपको हाईलाइट करा रहा हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको पैरास याद करने हैं नहीं, कॉन्सेप्ट तो आपको पहले ही पता था, भूल ना जाए कहीं। ओके जी, तो ये देखो अब वो बात जो अभी वहां पढ़ा के आया, ये ग्रीन, लेकिन मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो रीवैल्यूएशन शैल बी मेड विद सफिशिएंट रेगुलरिटी टू एंश्योर दैट कैरिंग अमाउंट डज नॉट डिफर मटीरियली फ्रॉम दैट विच वुड बी डिटरमिन्ड यूजिंग फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है ना। तो रीवैल्यूएशन कब जरूरी है, कितनी सफिशिएंट रेगुलरिटी हो कि इंश्योर कर सकें कि कैरिंग अमाउंट डज नॉट डिफर मटीरियली फ्रॉम फेयर वैल्यू, फ्रॉम फेयर वैल्यू, बस इतना सा हाईलाइट करें वरना तो परेशान कर देगा। ये ग्रीन से मैं कर रहा हूं, रीवैल्यूएशन शैल बी मेड विद सफिशिएंट रेगुलरिटी टू एंश्योर कैरिंग अमाउंट does not differ materially from fair value, done, बस ओके। कैरिंग अमाउंट does not differ materially, done, ठीक है, यहां से एमसीक्यू बन सकता है। ओके नेक्स्ट अब ये देखें यहां पे लिखा हुआ है, ये ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड है और ये नेट रिप्लेसमेंट मेथड है, लेकिन छोड़ें आपको ये आते हैं, हमने ये वाला किया हुआ है, खैर ठीक है छोड़ें, इसको हाईलाइट ना करें। मैंने कहा था ना 2 मेथड्स हैं, तो स्टैंडर्ड में तो 2 हैं, आई कैप ने सिर्फ एक की बात ही की हुई है, खैर चलें। ये देखें जी, कर लें हाईलाइट अगर करना है तो, वैसे इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है ये। एन आइटम ऑफ पीपीई इज रीवैल्यूड, ये द एंटायर क्लास, वैसे यार ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पर लिखें क्लास वाइज के लिए 36 पैरा, स्पेसिफिकली है ना, वहाँ में तो उसने वैसे कहा था, 30 में तो उसने कहा था ना कि रीवैल्यूएशन मॉडल पे सारी क्लास पे लगाओ, यहां पे उसने अलग से बता दिया बोल्ड करके, सिर्फ इतना सा हाईलाइट करेंगे ना, काम की चीज हाईलाइट करते हैं। इफ एन आइटम ऑफ पीपीई इज रीवैल्यूड, इफ आइटम ऑफ पीपीई इज रीवैल्यूड द एंटायर क्लास शैल बी रीवैल्यूड,
बाकी अंग्रेजी आपको पता है, ठीक है ना। आइटम ऑफ पीपीई इज रीवैल्यूड इफ एन आइटम ऑफ पीपीई इज रीवैल्यूड एंटायर क्लास शैल बी रीवैल्यूड। अब एंटायर क्लास क्या मतलब, जिससे वो एसेट रिलेट कर रहा है, वो उसको नहीं हाईलाइट किया बस, ठीक है, टू विच दैट एसेट बिलोंग्स शुड बी रीवैल्यूड, ठीक है ना। अच्छा, अब वो एंटायर क्लास को समझाने के लिए भाईजान ने क्लास को स्टैंडर्ड के अंदर डिफाइन किया। क्लास क्या होती है, कहता है जी लैंड इज अ क्लास, बिल्डिंग इज अ क्लास, मशीनरी इज अ क्लास, शिप, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल, कुछ गियर प्लांट, ये IS 41 बताएगा आपको कि ये दरख्त IS 16 में जाते हैं। जब वहां पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आके देख भी लेंगे, फिलहाल में, ठीक है। भाईजान रीवैल्यूएशन मॉडल जो है ना, वो ये कहता है कि आपने बिल्डिंग्स को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है ना, तो फिर सारी बिल्डिंग्स रीवैल्यूएशन मॉडल पे हैं। अब जब रीवैल्यू करना है तो सबको इकट्ठा ही करना है, फिर एक को नहीं कर सकते, फिर सबको। ये असल मकसद ये उसके कहने का, ठीक है ना। तो भाई ये क्लास, ये डिफरेंट क्लासेस हैं, देख लें, अगर करना है हाईलाइट तो कर लें जी सेम डेट पे ही करेंगे, क्योंकि सेम डेट पे मॉडल रीवैल्यूएशन है ना। आपने साल के शुरू में अगर एक बिल्डिंग को किया है तो वो कहता है सारी क्लास को करो, तो फिर उस दिन साल एंड पे कर रहे हैं तो एक को करना है तो सबको करें, एक बिल्डिंग को नहीं कर सकते। कितनी देर हो गई भाई, किसमें, 1 घंटे में? अच्छा, तो 1 घंटे तक तो जा सकते हैं ना इसका मतलब जी। ओके, अब लेस देन रखेंगे, अभी तो निशानियां बस, मैं नहीं करा रहा MCQs, बस होमवर्क देके भेजूंगा, ठीक है। सिर्फ ये देखो कितना मजा आ रहा है MCQ, तो स्टैंडर्ड्स ऐसे लग रहा है सब कुछ पढ़ा हुआ हमारे हाथ में जाएगा, हम किताब साथ लेके जाएंगे। ये कोई छोटा कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत बहुत लेवल का कॉन्फिडेंस है आप जी, ठीक है। ये क्लास के ऊपर लगना है, ये रूल हाईलाइट कर लो। बाकी क्लास क्या होती है अब आपको पता ही है, अगर हाईलाइट करना चाहो तो कर लो, मेरी तरफ से ऑप्शन है, ठीक है ना। पता हो क्लासेस, आपको पता है क्लासेस क्या होती हैं, तो बस ठीक है। चलो मैं यूं कह देता हूं कि बल्कि यूं कर लेना बेहतर है, फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेपरेट क्लासेस, ठीक है बस। तो अगर किसी ने देखनी होंगी तो ये इतना हाईलाइट करके रख लो, ये क्लासेस आगे हैं, देख लेना, ठीक हो गया, डन। चलें आगे 39, इसको भी पेंडिंग कर दो हाईलाइट करके, समझो मत, क्योंकि अभी मैंने OCI का कॉन्सेप्ट देना है। उधार है ना, जो उधार है वो तो उधार है, ठीक है। एसेट्स कैरिंग वैल्यूज इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इन शैल बी रिकॉर्डेड इन OCI एंड, ठीक है कर लेंगे। इफ एन एसेट कैरिंग डिक्रीज इट शैल बी रिकॉर्डेड, ये बात ठीक है, कर लो हाईलाइट, वैसे जरूरत नहीं है। अच्छा एक काम करो, इसको हाईलाइट ही मत करो, पता है ना आपको, लॉस आए तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, सरप्लस आए तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, रिवीजन सरप्लस में जाता है, कहां से होके जाता है वो भी पढ़ाया ही नहीं है, मत करो हाईलाइट। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे ही बढ़ रहा है काम। ये इंपॉर्टेंट है। ईच पार्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई विद अ कॉस्ट दैट इज सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू टोटल कॉस्ट शैल बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। ये तो हमने देखा हुआ है, हमने एंशिएंट वाटर वाला सवाल किया था, उसके बाद हमने स्पटनिक वाले सवाल को कई दिन होमवर्क में दे 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 के मैंने फिर आखिर एक दिन करवाया था, याद है। तो उसमें क्या था, हर पार्ट सिग्निफिकेंट कॉस्ट रखता था, लाइफ अलग थी, तो हम उसको सेपरेटली डेप्रिशिएट कर रहे थे। तो जरूरत नहीं है हाईलाइट करने की, उसूल है बस, ठीक है, आपको पता है, करना चाहो तो कर लो। डेप्शन चार्ज फॉर ईच पीरियड शैल बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहता है डेप्शन चार्ज कहां जाता है, डेप्शन एक्सपेंस कहां जाता है जी, डेप्शन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और लॉस। लेकिन अगली बात मैंने बताई थी शायद, नहीं तो अब बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इधर देखो। कॉलेज वालों के पास जनरेटर है, लेट्स से इनका अपना है, तो फिर एसेट है, और अगर ये किराए पे होगा तो फिर इनका एसेट नहीं है, जिसको किराया देते हैं उसका एसेट है। तो लेट्स से इनका अपना जनरेटर है, ठीक है। अब इस जनरेटर की डेप्रिसिएशन है, चलता तो डेप्रिसिएट होता है ना, बोलो। अब इस जनरेटर की डेप्रिसिएशन को हम कहां लेकर जाते होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। ये अकाउंटिंग हमने सीखी हुई है ना, ठीक है। अच्छा अब आपका सेशन एंड हुआ, 2 महीने तक जनरेटर वैसे नहीं चला, लेकिन 2 महीने ऊपर कैंटीन इन्होंने कहा कि ये कच्ची वाली है, पक्की वाली बना लेते हैं, और जनरेटर इस्तेमाल करते रहे कैंटीन की कंस्ट्रक्शन में। अब लेट्स से जनरेटर की डेप्रिसिएशन 1 महीने की 1 रुपया है, तो 12 महीने की बनी 12 रुपये। अब इस 12 महीने में से 2 महीने ये जनरेटर इस्तेमाल हुआ है कैंटीन की कंस्ट्रक्शन में, हुआ है,
तो स्टैंडर्ड कहता है ये 2 महीने की डेप्रिसिएशन कैंटीन बिल्डिंग की कॉस्ट में डालो और बाकी 10 महीने की डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस आउट करो। मैं मिसाल बना ली तो यहाँ पर ही लिख देता हूँ। वैसे ये बातें सारी लिखी हुई हैं, आप कभी किताब पढ़ें तो ना, किताब जब आ गई थी तो खोल के पढ़ा नहीं है कि क्या कुछ हमने पढ़ लिया यहाँ पे है या नहीं है। डेप्रिसिएशन मैं बताता हूँ कहाँ लिखा हुआ है, ये सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। 100 ये मैं पढ़ा क्या रहा था वहां पे अभी ना, उससे पहले हाँ, इसको ना एक काम करो, ये डेप्रिसिएशन वाले को रीड करके आना है आज लाजमी होमवर्क, ठीक है ना। उसमें से निकाल के लानी है वो चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही। उम्मीद ऐसी ही है कि कोई इक्का दुक्का बात ही बची होगी वो भी आइडेंटिफाई हो जाए। मुझे टाइम लगेगा ऐसे खाम खा मैं करूँ आइडेंटिफाई, आप करें ना। आप किस मर्ज की दवा है? अच्छा मैं एग्जाम्पल बताने लगा था। जनरेटर की डेप्रीसिएशन, बल्कि यूं एंट्री करता हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जनरेटर की क्रेडिट हो गई 12 से, ठीक है। अब बोलो, लेकिन 10 महीने ये जनरेटर कॉलेज वालों ने आपकी क्लासों के लिए इस्तेमाल किया और 2 महीने कैंटीन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुआ। बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की कॉस्ट के अंदर 2 रुपये ऐड करो, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बना लो। जनरेटर तो 12 रुपये पूरा ही डेप्रीशिएट हुआ, ठीक है। ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है, आसान है। मैं कोई एग्जांपल किसी वक्त लिख भी दूंगा, वैसे आसान एग्जांपल बनी गई है, लिखी तो है, ठीक है। 10 रुपये की डेप्रीसिएशन पूरे साल में 12 महीने, आसान एग्जांपल बनाई। हर महीने की 1 रुपये डेप्रीसिएशन, तो जनरेटर की 12 महीने की डेप्रीसिएशन कितनी है? 12। अब नॉर्मल तो ये होता है डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। लेकिन हुआ क्या, इस जनरेटर के 2 महीने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुए। आगे 16 कहता है ये 2 महीने की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आउट ना करो, ये बिल्डिंग की कॉस्ट में डालो, ये बिल्डिंग की कॉस्ट में डालो। हमने कहा ठीक है जी, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में 10 रुपये जाएंगे, बिल्डिंग में 2 रुपये जाएंगे, लेकिन जनरेटर तो 12 रुपये डेप्रीशिएट हुआ है ना। अब ये बात यहां पे उसने की, डेप्रीसिएशन चार्ज इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस unless it is included in carrying amount of another asset। कैरिंग अमाउंट एसेट बिल्डिंग की कॉस्ट के अंदर 2 रुपये चले गए तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं गए। फिर ये बात समझ आ गई? डन? अब बोलो अपने स्टैंडर्ड पे ये एग्जांपल ना लिखना, अगर लिखनी हो ये एग्जांपल तो अपने नोटबुक्स पे लिखना। ओके नेक्स्ट, रेजिडुअल वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिडुअल वैल्यू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रेजिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट शैल बी रिव्यूड एट लीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड। याद है आपको कहा था कि आपने रिव्यू करते रहना लाइफ को, हर साल कोई चेंज है तो उसको चेंज इन एस्टीमेट के तौर पे काउंट। वही कह रहा है, वो कहता है रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ को रिव्यू करो एटलीस्ट हर साल में एक दफ़ा, साल के एंड पे। एंड इफ एक्सपेक्टेशंस डिफर फ्रॉम प्रीवियस एस्टीमेट्स द चेंज शैल बी अकाउंटेड फॉर एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। बस आगे आइए सेट में क्या करना है वो तो आइए सेट में जाके पढ़ेंगे, सिलेबस में है हमारे, ठीक है। तो एंड इफ different from previous estimate the change shall be accounted for as a change in accounting estimate। चलो जी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी एमसीक्यू में आ सकती है, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ shall be reviewed at least at each financial year end and if differs from previous estimate the changes shall be accounted for as change in accounting estimate। बल्कि इनफैक्ट मुझे लगता है 2 MCQs इससे बन भी चुके हुए हैं।
एक में उसने ये कहा हुआ है कि अकाउंटिंग एस्टीमेट का ये चेंज इन लाइफ क्या है, अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज अकाउंट फॉर करेंगे एज एन अकाउंटिंग एस्टीमेट। दूसरा उसने पूछा हुआ है कि यूजफुल लाइफ को कब कब रिव्यू करना चाहिए। तो 2 MCQ तो यहाँ एक पॉइंट से बने हुए हैं। बहरहाल हाईलाइट कर लें इसको, पिछली बार का हाईलाइटेड था, थोड़ा इसको रिफाइन कर लिया, यानी कि कुछ चीज़ें मैंने मजीद हाईलाइटेड चीज़ें कम कर दी ज़रा, ताकि एग्जैक्ट बस देखते ही नजर आए, अच्छा 1 2 3 ये बातें, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट बिगिंस, depreciation of asset begins when it is available for use. Depreciation of asset ceases at the date the asset is disposed of. Derecognize कहते हैं disposed of, ठीक है, ओके। और अगली बात एक और चीज, depreciation does not cease when asset becomes idle or is retired for active use and अनलेस इट इज फुली डेप्रीशिएटेड। ये सारी बातें आपको बताई हुई हैं, ठीक है। ये जब आप पढ़ेंगे ना, आज जो आपको होमवर्क दिया है उस होमवर्क के अंदर ये सारी बातें कवर्ड हैं, आपको पता है, वहाँ पे लिखा हुआ मैंने दिया है ना, आज थ्योरी डेप्रिसिएशन वाला सारा पोर्शन सिवाय सम ऑफ ईयर डिजिट के, वो माफ़ कर देना उसको। थ्योरी कम से कम पहले 2 सफ़े जो है ना वो सारा पढ़ के आना है, रूल जो लिखे हुए हैं, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स भी हैं, पढ़ने वाले पास होंगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन शुरू करेंगे जब अवेलेबल फॉर यूज़ हो, रोक देंगे जब एसेट बिक जाए। और डेप्रीसिएशन को नहीं रोका जाता अगर एसेट आइडल पड़ा हो, रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज हो। हाँ, अगर एसेट फुली डेप्रिशिएट हो गया तो फिर डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती, हालांकि एसेट आइडल भी पड़ा हो तो फिर डेप्रिसिएशन होती ही नहीं है ना, फुली डेप्रिशिएट की तो डेप्रिसिएशन हो नहीं सकती, ओके। और डन, बोलो डेप्रिसिएशन स्टार्ट। अच्छा, अब ये भी यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन स्टार्ट कब करते हैं? जब एसेट रेडी टू यूज। कब रोक देते हैं? जब बिक जाए। आइडल पड़ा हो तो नहीं रोकते, लेकिन फुली डेप्रिसिएट हो तो रोक देते हैं। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन मेथड्स, इसमें भी वही बात लिखी हुई है, वो जो लाइफ और रेजल वैल्यू के लिए अलग अलग लिखी हुई थी ना, ये तीसरे की यहाँ पे अलग लिखी हुई है। डेप्रिसिएशन मेथड शैल बी रिव्यूड, कहाँ लिखा? अच्छा, ये तो वो वाली बात है ना, डेप्रिसिएशन मेथड शैल रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, एसेट से बेनिफिट्स का जो पैटर्न है आने का, आपके डेप्रिसिएशन मेथड का भी वही पैटर्न होना चाहिए, यानी कि एसेट से फ़ायदा बराबर, डेप्रिसिएशन भी बराबर। याद आ रहा है? ये वो लाइन थी। अच्छा, वो जो अभी आगे हमने पढ़ा था, लाइफ को और रेजल वैल्यू को रिव्यू करो एट ईच ईयर एंड, और कोई चेंज है तो उसको चेंज इन एस्टीमेट कहो, यहाँ पे भी सेम है। डेप्रिसिएशन मेथड को भी हर साल के एंड पे रिव्यू करो, अलग लिखा हुआ था उन्होंने। तो डेप्रिसिएशन मेथड शैल बी रिव्यूड एट लीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड एंड इफ देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट चेंज इन एंड इफ देयर हैज बीन चेंज द मेथड शैल बी चेंज्ड टू रिफ्लेक्ट चेंज्ड पैटर्न। सच चेंज, बल्कि इससे भी शॉर्ट कर लो, सच चेंज शैल बी अकाउंटेड फॉर एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। बस, डेप्रिसिएशन मेथड शैल बी रिव्यूड एट लीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड इफ देयर हैज बीन अ चेंज, सच चेंज शैल बी अकाउंटेड फॉर एज अकाउंटिंग एस्टीमेट, ठीक है। IAS 8 हमारा सिलेबस है, पढ़ेंगे। किसने पूछा? IAS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज अकाउंटिंग एस्टीमेट और एरर्स, ये स्टैंडर्ड है हमारे सिलेबस में। जब चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का टॉपिक करेंगे तो उससे अगला टॉपिक ये करना है, जो वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर होगा आपका, जिसके ऊपर काम मैंने आज कल में शुरू करना है, पिछले 3 दिन से ये कह रहा हूँ। आज शुरू करूँगा, ठीक है। आगे चलते जाओ जी, कोई नहीं। और डी रिकग्निशन 67 ज़रूरी नहीं है। बहरहाल, कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ PPE शैल बी डी रिकग्नाइज, यानी इसको निकाल दो, ऑन डिस्पोजल या व्हेन नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स यूज, ठीक है। और द गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम डी रिकग्निशन कहाँ लेके जाते हो? शैल बी चार्ज टू प्रॉफिट, बैलेंस शीट में जी, प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट पैराज ये हैं, इनसे सबसे ज़्यादा MCQs बनते हैं। डिस्क्लोजर्स आपको याद है, आपकी किताब में है, ये देखो,
ये डिस्क्लोजर्स, ये जो आपको दिए थे हैंडआउट्स के अंदर, ये पेज नंबर 134 पे है, डिस्क्लोजर नोट याद है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल डिस्क्लोज, पेज 134, शैल डिस्क्लोज, मेजरमेंट बेसिस, डेफिनेशन मेथड, याद आ रहा है? yes, सारा वही है, ठीक है। ये आपको सारे के सारे आते हैं। मेजरमेंट बेसिस, डेफिनेशन मेथड, लाइफ बताओ, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ, एक्यूमुलेशन बताओ, ओपनिंग पे, क्लोजिंग पे, रेकंसिलिएशन बनाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट आल्सो डिस्क्लोज, रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल बताओ, रिक्वायर्ड कैरिंग अमाउंट बताओ, कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट बताओ, और अगर अलग से नहीं बताया हुआ तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। डिस्क्लोजर स्टेटेड, रिवैल्यूड अमाउंट, रेट ऑफ रिवैल्यूएशन बताओ, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर बताओ, चेंज इन मूवमेंट बताओ। घंटा होने वाला है, बस हम भी कार्ड चेंज करना है, डोंट टेल मी। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें, ये एडिशनल डिस्क्लोजर्स, एनकरेज्ड, टेम्परेरी आइडल है तो बताओ, फुली डेफिनेटेड का बताओ, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज वाला बताओ, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें आपको समझ में हैं, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। पैरा 73 को हाईलाइट करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल डिस्क्लोज, मेजरमेंट बेसिस, डेफिनेशन मेथड, लाइफ और रेट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेशन एट बिगिनिंग एंड रेकंसिलिएशन बनाओ जिसमें एडिशन हो, अपनी मतलब की चीज़ें सिर्फ करनी है, इंक्रीज और डिक्रीज रिजल्टिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन हो, इम्पेयरमेंट लॉसेज हो, इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स्ड हो, डेप्रिसिएशन हो। बाकियों का ना हाईलाइट करो, इसमें वो आपके सिलेबस में नहीं है, IFRS 5 वाला सिलेबस में नहीं है, ये कंसोलिडेशन वाला सिलेबस में नहीं है, ये एक्सचेंज डिफरेंस IAS 21 FAR 2 में पढ़ना है, कंसोलिडेशन FAR 2 में पढ़नी है। वो जो नहीं है उनको ना छेड़ो, ठीक है। ऊपर वाले तो सारे हैं, ठीक है। ये 73 में A B C D E एडिशन, E में रेकंसिलिएशन में एडिशन, इंक्रीज डिक्रीज, इम्पेयरमेंट लॉसेज, इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल, डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ें, ये देखो लिखा हुआ था शैल ऑल्सो डिस्क्लोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल ऑल्सो डिस्क्लोज एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल एंड PPE प्लेज्ड एज सिक्योरिटी, लिखा हुआ था किताब में, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ PPE इन द कोर्स ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, अभी एग्जाम्पल भी दी, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट फॉर एक्विजिशन वगैरह, ठीक है। अगला मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, बस छोड़ दें, अगर करना है तो कर लें, वैसे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बाकी दोनों पैरास छोड़ दें, पैरा 77 में आए, ये देखें, अगर एसेट रीवैल्यूड अमाउंट पे पड़ा है तो इफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन बताएं, वेदर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर इन्वॉल्व था ये बताएं, फॉर ईच क्लास ऑफ PPE बताएं, द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन, कॉस्ट मॉडल वाली बुक वैल्यू, और द रीवैल्यूएशन सरप्लस इंडिकेटिंग चेंज, ठीक है, एंड एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो रीवैल्यूएशन मॉडल वाले डिस्क्लोजर, ठीक है। सब कुछ आपको आता है, अब बस ये पता है कि अगर ये आता हुआ भी जहन से निकल जाए तो कहाँ पड़ा है, ठीक है। फिर ये वो एनकरेज करने वाले, ठीक है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे ऑल्सो फाइंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट फॉर देयर नीड्स, क्या, कैरिंग अमाउंट ऑफ टेम्परेरीली आइडल PPE, वहाँ पे देखा हुआ है आपने, आपकी किताब में मौजूद है, लेकिन किताब साथ तो नहीं जा सकेगी ना, पर किताब के अलावा काम भी नहीं चलता। यहाँ पे तो स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं, वहाँ पे हर जगह पे डिफरेंट तरतीब होती है, छोटी छोटी एग्जांपल्स होती हैं, चीज़ें समझाई जा रही होती हैं। ये तो सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे देख के रख लो कि हाँ ये पढ़ा है, तो भूल जाए तो यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। फिर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी फुली डेप्रिशिएटेड PPE, ये भी बताया, बल्कि ये तो डिस्क्लोज करके भी दिखाया था, ठीक है। कैरिंग अमाउंट ऑफ PPE रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड नॉट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, अच्छा। व्हेन कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड, फेयर वैल्यू ऑफ PPE व्हेन इट इज़ मटीरियली डिफरेंट, ये याद है आपको बताया था कि वो कहता है कोई बात नहीं, आप रहो बेशक फेयर वैल्यू मॉडल पे, कॉस्ट मॉडल पे रहो, बेशक कॉस्ट मॉडल पे, लेकिन बहुत मटीरियल डिफरेंस हो तो बता दो अपनी शालमी वाली दुकान के बारे में कि खरीदी तो पहले 50,000 की थी, आज 50 करोड़ की हो गई है,
लेकिन मैं 50,000 वाली कॉस्ट पे लेके बैठा हूँ, कोई छेड़ सकता है तो छेड़ ले मुझे, आ जाए, आए 16 खोल के सामने रख दे। और वो कहता है अगर बता दो तो हम मना तो नहीं करते, बता दो तो बेहतर है, ठीक है। The entity, therefore entities are encouraged to disclose these amounts, ठीक है, ओके हो गया, बस और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, इधर देखो कुछ भी नहीं है, और बस इतनी सी बात थी, ठीक है। अब बस आखिरी बात ये सुनो कि आपने यहाँ से कौन कौन से MCQs करने हैं, और जाओ फिर। ये सारे लेक्चर्स ऐसे हैं जो मुझे मौका मिला मैंने कर दिए रिकॉर्ड, ये सारे ऐसे हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, सारे एक्स्ट्रा काम, वैल्यू एडिशन के काम है, जो नॉर्मली हम सेशन में कभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, कभी शाम में क्लास करके 2 बच्चों पे करके, कभी पुराना लेक्चर पिछले सेशन का उठा के, ये इस तरह से हम चीज़ें दे रहे होते हैं, ये एडिशनल चीज़ें हैं, लेकिन ज़रूरी बहुत थी। पास फेल फिर अच्छे पास, ये इन्हीं से बनते होते हैं, ठीक है। जो करेंगे, अच्छा जी इधर देखें भाई, ऐसे टिक कर लें। अब ये सारे करके जो आने वाले हैं, अब मैंने एंड से शुरू किया है, पेज नंबर 251, 45 को टिक करें, आपने करके आना है। 44, अच्छा इनफैक्ट सारे ही करके आने हैं आपने। 43 इधर देखें, 42 मैं देख लेता हूँ कोई रहता है तो 41, 40, 39 पैराज मैंने लिखे हुए हैं, कुछ होमवर्क वाले भी हैं। इसमें एक शॉर्टकट फार्मूला लगवाना था, कल लगवाऊंगा अब इंशाल्लाह जी। सारे ही करते जा रहे हैं, या होमवर्क में या कोई पेंडिंग तो नहीं, हाँ एक पेंडिंग है, 27 को भी नहीं करना, स्टेटमेंट से इक्विटी के बाद ये करेंगे, फिर चलने दें जी। इसको भी कर लें पेंडिंग, 24 को, आसान है बहुत, लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ तो वैसे ही 24 को पेंडिंग कर लें। आगे सब कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं, होमवर्क होमवर्क होमवर्क, पैरा 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 पैरा, होमवर्क होमवर्क, बाकी सभी मेरे ख्याल में करने हैं, ठीक है जी। तो कितने बच्चों ने वैसे किए हुए हैं ये MCQs? सारे के सारे, ठीक है। अब इंशाल्लाह आपका लेवल भी और हो चुका है, ठीक है। कई सारे MCQs हैं इसमें भी, जैसे पैरा, ये देखो अभी सफिशिएंट रेगुलरिटी वाला पढ़ के आ रहे हैं, लिखा हुआ था स्टैंडर्ड के अंदर। इधर इसके बाद ये देखो डिफरेंट, ये देखो ऑप्शनल डिस्क्लोजर्स नहीं याद रहते, ओपन करो स्टैंडर्ड, ये MCQs वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो सारे MCQs करके आने हैं। कल इंशाल्लाह होपफुली नॉर्मल क्लासेस ही होंगी, ठीक है। तो शाम में मिल के फिर कोई चीज़ रहती होगी तो वो कर लेंगे, नॉर्मल क्लास में तो हम अपना IS 23 रिज्यूम करेंगे। एक काम कर लीजिएगा, जितने बोरिंग कॉस्ट के सवाल मैंने करवाए थे ना, वो बोरिंग कॉस्ट के सवाल एक सीटिंग में कर लेने हैं, बड़े वाले। क्वेश्चन बैंक का 8 कर लेना है, पास पेपर का 7 और 6 भी किया था, ठीक है। ये 3 कर लेने हैं। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई हुई, छोटे सवालों से शुरू कर दो, लेकिन अपनी बोरिंग कॉस्ट को ऐसे ज़बरदस्त करके आना कि ऐसे लगे वो कॉन्टीन्यूटी में चल रहा था काम। और फिर कल जब मैंने सवाल करवाने हैं, मैंने पहला पास पेपर तीसरा पास पेपर करवा के मैंने प्रोग्रेस बिलिंग करवाना है, और फिर कल कंक्लूड कर देना है मैंने उस टॉपिक को। तो जो ढीला हो गया है ना, जो भूल गया है, जो आगे पीछे चला गया, कोई घर बच्चे सुना घर चले गए हैं, पता नहीं घर क्यों चले गए, हालात ख़राब थे तो यहीं छुप के बैठना था, ठीक है। बाहर निकलना ही नहीं था, आप बाहर निकल के क्या घर ही चले गए। तो भाई पहुंच जाए इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।